हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी बुक 1 के चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड का रैपिड रिवीजन। इस वीडियो को देख लीजिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम का या फिर सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करिए या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम हो, सीयूटी हो, मॉक पेपर हो, सैंपल पेपर हो, प्रीमियम नोट्स हो, लाइव क्लासेस हो, हर एक चीज आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगी। हम ह्यूमैनिटीज को प्रीमियम बना रहे हैं और हमें आपकी जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पर चले जाइए। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, बचपन से हमें पता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। अब ये नेशनल भी हो सकता है या फिर इंटरनेशनल भी हो सकता है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें गुड्स या फिर सर्विसेज के एक्सचेंज की हम बात करते हैं जो अलग अलग नेशन कर रहे हैं, मतलब अक्रॉस नेशनल बॉर्डर हो रहा है। जैसे इंडिया से अगर हम यूएसए कुछ भेज रहे हैं, यूएसए से इंडिया कुछ आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। अगर हम इनिशियल फॉर्म में बात करते हैं, मतलब पुरानी की सोसाइटी कैसे करती थी ट्रेड, तो क्या आता है बार्टर सिस्टम। आप सभी को पता है यार, मैं आपको 2 आम दे रहा हूं, आप 2 आम के बदले मुझे 2 एप्पल दे दीजिए या फिर आप मुझे गेहूं दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो बार्टर सिस्टम पहले हमें देखने को मिलता था। लेकिन फिर इसके बाद क्या करा गया भाई, कुछ चीजों को इंट्रोड्यूस करा गया जो आप एक्सचेंज करेंगे। अब उस समय नोट्स वगैरह, सिक्के वगैरह तो होते नहीं थे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बना, जैसे फ्लिंट स्टोन्स, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है, मतलब इनकी वैल्यू उस समय बहुत हाई रहती थी। ऑब्सीडियन, ये वॉल्केनिक ग्लास होता है। काउरी, ये एक आप बोल दीजिए सी शेल हो गया। ऐसे ही गोल्ड वगैरह को यूज करा जाता था, तो इन चीजों को यूज करा जाता था। उस समय इनकी वैल्यू बहुत हाई रहती थी। आज के समय हम करेंसी यूज करते हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री की बात करते हैं तो पुराने समय में क्या होता था, ट्रेड बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि भाई लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है, बहुत रिस्क वगैरह रहता था। यहां पर सिल्क रूट की बात करी गई है। ये मेजर ट्रेड रूट है जो रोम को चाइना से कनेक्ट करता है। तो पहले बहुत कम हमें देखने को मिलता था कि लंबी लंबे ट्रेड वगैरह हो रहे हैं, होते थे लेकिन बहुत कम, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत रहती थी, बहुत चैलेंजेस रहते थे। इसके बाद 15th सेंचुरी में जब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म हमें देखने को मिला, तो इन्होंने क्या चीज को इंट्रोड्यूस करा, स्लेव ट्रेड। मतलब जो अफ्रीकन नेटिव्स है, मतलब वो लोग जो अफ्रीका में रह रहे हैं, बहुत सालों से वहीं के हैं, वहीं पर उनको देखा जा रहा है, उन्हें इन लोग जबरदस्ती यूएसए ट्रांसपोर्ट करते थे और इनसे लेबर का काम कराते थे प्लांटेशन में, मतलब फोर्स्ड लेबर, मतलब आपको स्लेव बना लिया गया है। इसे 19th सेंचुरी में अबॉलिश करा गया। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्लेव ट्रेड को किसने अबॉलिश करा था, किसका एक बहुत बड़ा रोल था इसमें? कमेंट से बताइएगा, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके बाद GATT, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसको आज हम WTO बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, है ना। ये क्या करते हैं, टैरिफ्स वगैरह रिड्यूस करते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों करती है, तो देखिए भाई, इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट ड्यू टू स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। भाई स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है, आप हर जगह हर चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हर जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है, अलग अलग काम के लिए जानी जाती है, तो एक कनेक्टिविटी बनाना बहुत जरूरी है। और भाई ग्लोबल इकोनॉमी का फंडामेंटल है, आप अगर पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ चाहते हैं तो ट्रेड वगैरह करना पड़ेगा। हम मेसोपोटामिया की बात कर लें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर लें, वहां पर भी ट्रेड वगैरह हमें देखने को मिलता था, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिलता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे, ये भी आपको बनना चाहिए। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से काम करती है, एक कंट्री ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर लेगी। कहीं के मैन फोर्स किसी और चीज में लगे रहते हैं, कहीं के किसी और चीज में लगे रहते हैं, तो अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इसको सही से टिकाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड बहुत जरूरी है। अब अगर हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, पहला डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेस। भाई बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे सऊदी अरेबिया के पास बहुत ऑयल है, इंडिया के पास नहीं है, इंडिया को वहां से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से बटी हुई हैं। जैसे कि अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मिनरल रिसोर्स बेस को डिटरमिन करता है। मतलब भाई देखिए, रिसोर्सेज हर जगह पर अलग अलग हैं, हर जगह का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत डिफरेंट है। अगर आप एक माउंटेनियस रीजन की बात करते हैं, वहां पर टूरिज्म वगैरह बहुत देखने को मिलेगा, प्लेन रीजन में एग्रीकल्चर बहुत होगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, बहुत जरूरी है। तो जहां पर है वहां ज्यादा डेवलपमेंट है, तो इन चीजों को भी देखना होता है। क्लाइमेट बहुत इंफ्लुएंस करता है कि किसी भी जगह का फ्लोरा फौना कैसा होगा, तो क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर पॉपुलेशन फैक्टर भी रहता है, भाई पॉपुलेशन कैसी है, कितनी है, जितना पॉपुलेशन उतना रिसोर्सेज का डिमांड होगा। तो टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो ट्रेड होते हैं वो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करते हैं। कल्चरल फैक्टर रहते हैं, भाई
आपके यहाँ का कल्चर कैसा है, वो भी बहुत डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फिर अगर हम पॉपुलेशन की साइज की बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वो कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर एक्सटर्नल ट्रेड बहुत कम रहता है, लेकिन इंटरनल ट्रेड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। रीजन क्या है भाई, वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर कंज्यूम हो जाता है, इतनी पॉपुलेशन है, बहुत सारे रीजन निकल के आते हैं। फिर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, अभी आप कौन से स्टेज पर हैं, तो इससे भी बहुत समझ में आता है ट्रेड कितनी होगी, कैसे होगी। अगर आप बहुत ही डेवलप्ड है तो भाई आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे होंगे, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो आपको बहुत इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो आइटम्स ट्रेड होते हैं वो समय के हिसाब से बदलते भी हैं, चीजें बदलती हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कितना एक्सटेंट है, भाई देखिए अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये ट्रेड को बूस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में जिनके पास कैपिटल नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भाई डेवलपमेंट हो जाता है उनका भी। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो भाई रेल, ओशन, एयर ट्रांसपोर्ट, सारी चीजें धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं, अगर ये बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली ट्रेड वगैरह ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि फिर आप क्या कर पाओगे, अगर बेटर रेफ्रिजरेशन है, प्रिजर्वेशन ज्यादा अच्छे से है, चीजें आ रही हैं तो खराब नहीं हो रही हैं, तो बहुत चीजें फिर एकदम से बढ़ेंगी, है ना, और फिर बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रेड में हमें स्पेशल एक्सपांशन देखने को मिला है, मतलब बहुत तेजी से फैली है, अलग अलग एरियाज में, बड़े ज्योग्राफिकल लोकेशन को इसने कवर करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक दो कंट्री है जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या रिकॉर्ड करता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अदर कंट्री, आपने कितना इंपोर्ट करा, कितना आपने एक्सपोर्ट करा। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपके इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो मतलब क्या हो रहा है, आपके फॉरेन रिजर्व खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने ज्यादा भाई खर्चा करा, उतना आपका वो नहीं हुआ, आपने इंपोर्ट ही इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा ही नहीं आपने, तो ये दिक्कत हो रही, नेगेटिव पहुंच गया, क्योंकि भाई जिससे कर रहे हो करेंसी वगैरह देना पड़ता है, स्टोर करके नहीं रख सकते, आपके फॉरेन रिजर्व खत्म होने लग जाते हैं। पॉजिटिव बीओटी की बात करते हैं तो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब आपने बाहर ज्यादा भेजा है और आपने कम लिया है, तो बाहर ज्यादा भेज रहे हो मतलब क्या, बाहर की करेंसी आपके पास ज्यादा है, ज्यादा पावर आप होल्ड कर रहे हो, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज एकदम से बढ़ते हैं, फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, बायलैटरल, नाम से पता चल रहा है जब दो लोगों के बीच में होती है तो इसको हम बायलैटरल बोलते हैं, तो अग्रीमेंट वगैरह हो जाते हैं, फिर ट्रेड वगैरह हमें देखने को मिलता है। मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा, जब बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं तो फिर इसको हम बोलते हैं कि ये मल्टीलैटरल ट्रेड हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, कई बार ना कुछ कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का टाइटल दे देती है, ग्रांट कर देती है, मतलब कि भाई आप मोस्ट फेवर्ड हो तो उनके साथ रिलेशन उनके ज्यादा बेटर हो जाते हैं, उनको ज्यादा इन लोग सपोर्ट करते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ये ट्रेडिंग पार्टनर्स में होता है। अब केस फॉर फ्री ट्रेड, इसको देख लेते हैं। फ्री ट्रेड या फिर अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब क्या है, अपनी इकोनॉमीज को ओपन करना ट्रेड के लिए, टैरिफ वगैरह, चार्जेस वगैरह को कम करना। इंडिया ने भी लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया था, कौन से ईयर में, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलती है, तो इससे ना कई बार हमें नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। कैसे, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर डेवलप कंट्रीज का डोमिनेशन आ जाता है, उनके लोकल मार्केट का जो है वो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। डंपिंग मतलब क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है जहां पर आप कमोडिटी को दो कंट्री में अलग अलग दामों पर बेच रहे हो, लेकिन इसका रीजन कॉस्ट नहीं है, मतलब कॉस्ट के कारण नहीं हो रहा है, अलग अलग रीजन से हो सकता है। जैसे कि मैं बोलता हूं एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में माल बेचा, अब उन्हें पता चला यार कि इस कंट्री में तो सही हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी कंट्री में उनके पास खुद का माल भी बहुत अच्छा है, तो इन लोग जानबूझ के प्राइस और कम कर देंगे, प्राइस कम करेंगे, इनका ज्यादा बिकेगा, धीरे धीरे करके मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। तो पैसा मेन रीजन नहीं है, अलग अलग फैक्टर रहते हैं जिसके कारण अलग अलग कंट्री में प्राइस अलग अलग रखते हैं, इसको हम डंपिंग बोलते हैं। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए भैया मेरा टॉपर बनना तो पक्का हो गया है, इसी बहाने यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे पुश करेगा। और यह भी जरूर से लिखना कि भैया वीडियो में सच में बहुत दम है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले मैंने बताया GATT गेट की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, 1948 ईयर याद रखना। इसको ट्रांसफॉर्म करा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी 1995 को। ये किससे डील करता है, हमारा WTO, भाई ट्रेड रिलेटेड जो ग्लोबल रूल्स हैं उनके बीच में कि भाई ट्रेडिंग वगैरह पूरे नेशंस में सही से होना चाहिए, उसको ये संभालता है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करा जाता है, बहुत लोग इसको अपोज करते हैं कि कहीं ना कहीं भाई इससे बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब खास तौर पर जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप कंट्री, उनका कहना भाई फ्री ट्रेड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नेशन हमारा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि हो क्या रहा है, रईस कंट्री और रईस हो रही हैं, गरीब और गरीब हो रही हैं, तो ये गैप जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है भाई,
जो इन्फ्लुएंशियल नेशन है जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन लोग अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इनको बाकी कंट्री से लेना देना नहीं होता है ना। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उस हिसाब से अपना काम निकलवाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड पर। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो उसमें 166 मेंबर्स है। आपकी बुक में हो सकता है डेटा पुराना हो, तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में पुराना डेटा आप लिखते हैं तो साथ में ईयर जरूर से मेंशन करा करिए। बहुत सारी बुक्स में 2016 का डेटा दिया होगा, तो ईयर जरूर से मेंशन करना अगर आप पुराना डेटा यूज कर रहे हो तो। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अब इसके बाद रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है आसपास के जो नेशन है उन लोग ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए ना, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क की बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं जिनका काम ही रहता है कि भाई टैरिफ वगैरह कम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। आसपास भी हैं, बहुत सिमिलैरिटी भी है, और कई बार ऐसा भी होता है ये चीज हम बना रहे हैं, वो चीज आप बनाओ, मिलकर काम करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। टोटल 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं जो जनरेट करते हैं 52% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। मतलब देख लीजिए वर्ल्ड ट्रेड का कितना बड़ा नंबर तो यही रीजनल ट्रेड के कारण ही है, ठीक है, इनके जो ब्लॉक्स हैं उनकी वजह से। अब रिस्पॉन्स किसको देते हैं? ये क्या होता है, कई बार जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वो फेल हो जाते हैं, तो फिर ये इंट्रा रीजनल ट्रेड हमें देखने को मिलती है। भाई रीजन वाले जो भी कंट्रीज है वो आसपास आके काम करती है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो फेलियर आ गया है, इन लोग के साथ काम नहीं हो सकता, तो अपन ही कुछ कर लेते हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर ना कुछ कंसर्न्स है, उसको देखते हैं। पहला कि भाई बहुत डिपेंडेंस बढ़ जाता है, आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से इतना कनेक्टेड हो गए, उनका अपना आपको ट्रेड वगैरह करना पड़ रहा है कि आप उन पर डिपेंडेंट हो गए हो। फिर डेवलपमेंट भी बहुत ही अनइवन लेवल पर होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, कमर्शियल राइवलरी देखने को मिल जाती है, वॉर वगैरह देखने को मिल जाती है। फिर रिसोर्सेज बहुत तेजी से यूज होती हैं, जितनी तेजी से वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रही। मतलब भाई आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनको वापस से ठीक होने का टाइम नहीं दे रहे हो। अगर आप हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी हमारे अर्थ के लिए। जैसे फॉरेस्ट वगैरह आपने काट दिए, पेड़ वापस उग ही नहीं पा रहे हैं, आप काटते जा रहे हो। ओवर ग्रेजिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ था पुराने चैप्टर्स में ना। अब जो रिवर बेसिन है इनको भी बेच दिया जाता है प्राइवेट ड्रिंकिंग कंपनीज को, वाटर कंपनीज को, कि भाई आप यूज करो, इससे पोल्यूशन भी होता है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है, लंबे समय चीजें नहीं चल सकती। अब पोर्ट्स की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पोर्ट्स या फिर हार्बर्स की बात करते हैं, मतलब जहां पर शिप वगैरह के डॉक होती है, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो पार्क होती है, फ्यूलिंग वगैरह होती है, रिपेयर वगैरह होती है, तो ये चीफ गेटवेज है इंटरनेशनल ट्रेड का। पोर्ट क्या हैंडल करते हैं? पैसेंजर को भी हैंडल करते हैं, कार्गो वगैरह को भी करते हैं। तो मतलब कमोडिटीज, गुड्स वगैरह भी देखते हैं, लोगो वगैरह को भी देखते हैं, सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। क्या फैसिलिटीज? वही डॉकिंग, लोड करना, अनलोड करना, स्टोरेज फैसिलिटीज हो गया, सारी चीजें इन लोग प्रोवाइड करते हैं। अब टाइप ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल्ड, अब जिस हिसाब से कार्गो है उसकी हम बात कर लेते हैं। कार्गो एक बहुत ही सिंपल टर्म है, अगर लेकिन आपको मीनिंग ना पता हो तो कार्गो का सिंपल मतलब होता है वो गुड्स या फिर मर्चेंडाइज जिसे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर आपको ये बेसिक टर्म क्लियर नहीं है तो आप हमारी लाइव क्लासेस चेक कर लो, हमारे प्रीमियम नोट से तो ऐसा रिवीजन होगा कि आप भी बोलोगे भैया मजा आ गया। हमारे सैंपल पेपर हैं सारे सब्जेक्ट्स के, फ्री मटेरियल बहुत सारा है, चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड करा हुआ है। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स की बात करते हैं तो भाई बल्क कार्गो की यहाँ पर हम बात करते हैं, ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल एक्सेट्रा, है ना, इन मटेरियल्स की जब बात करते हैं तो इस पे ये स्पेशलाइज करते हैं। कमर्शियल पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये क्या, जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं ना, मैन्युफैक्चर गुड्स को हैंडल करते हैं, पैसेंजर ट्रैफिक को भी ये देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये बल्क और जनरल कार्गो को देखते हैं लार्ज वॉल्यूम्स में, ये मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पोर्ट्स को कवर करते हैं, तो ये बहुत सारे एरिया को कवर कर रहे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन पर इनलैंड पोर्ट्स, इन्हें सी कोस्ट से दूर लोकेट करा जाता है। ये सी से कैसे लिंक होते हैं? फिर ये रिवर या फिर कैनाल के थ्रू लिंक करते हैं ना। ये एक्सेसिबल है फ्लैट बॉटम शिप्स के लिए, जिन्हें हम बार्जेस भी बोलते हैं, एकदम फ्लैट बॉटम रहता है उनका, तो वो भी इन्हें एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। मैनचेस्टर, मेम्फिस वगैरह इसके एग्जाम्पल आते हैं। आउटपोर्ट्स, ये डीप वाटर पोर्ट्स रहते हैं जिन्हें एक्चुअल पोर्ट से दूर बनाया जाता है। इनका क्या काम रहता है भाई? ये जो पेरेंट पोर्ट्स हैं उनकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? शिप्स वगैरह रिसीव करते हैं जो वहां पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन्हें ये रिसीव करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एथेंस वगैरह, ग्रीस वगैरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दिया हुआ है। टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, मैं आपको रैपिड रिवीजन में जल्दी जल्दी रिवीजन कराता हूं, मेरा काम है रिवीजन कराना। तो अगर आपको चैप्टर नहीं बनता तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस, लाइव क्लासेस आपको देखना पड़ेंगी, क्योंकि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हम बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन की बात करते हैं तो ऑयल पोर्ट्स, नाम से पता चल रहा है ये ऑयल की शिपिंग प्रोसेसिंग को देखते हैं, है ना। कुछ इनमें से टैंकर पोर्ट्स होते हैं, कुछ रिफाइनरी पोर्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल
मराकाइबो हो गया हमारा, या फिर त्रिपोली हो गया, है ना, या फिर ये टैंकर पोर्ट के एग्जांपल है। रिफाइनरी की बात करते हैं तो अबादान हो गया, ये रिफाइनरी पोर्ट हो गए। नेवल पोर्ट्स मतलब क्या भाई, इनकी सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि भाई वॉरशिप वगैरह, उनको इन लोग देखते हैं। रिपेयर वर्कशॉप होती है कि भाई ठीक करवाना है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो मेनली इन लोगों का यही काम होता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहता है, तो ये पूरे वॉर वगैरह उसमें मेन यूज होते हैं। अब अगर हम पोर्ट्स ऑफ कॉल की बात करते हैं तो इन्हें कॉलिंग पॉइंट्स के रूप में स्टार्टिंग में डेवलप करा गया था मेन सी के रूट्स में, जहां पर शिप्स वगैरह आकर रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हैं, वाटरिंग वगैरह कर सकते हैं, तो मेन यही इनका काम रहता है। बाद में इन्हें कमर्शियल पोर्ट्स में भी डेवलप कर दिया गया, है ना, जैसे एडेन, होनोलुलु इसके एग्जांपल निकाल कर आते हैं। पैकेट स्टेशन या फिर फेरी पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, मेल वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं अक्रॉस वाटर बॉडीज, और शॉर्ट डिस्टेंस को ये कवर करते हैं। डोवर, कलाइस आप इसके एग्जांपल में डाल सकते हैं। फिर एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स की बात करते हैं तो कलेक्शन सेंटर्स हैं जहां पर गुड्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से एक्सपोर्ट होने के लिए। सिंगापुर वगैरह के आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूरोप वगैरह के एग्जांपल दिए हो तो आप एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ऊपर मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं, अगर आप हिस्ट्री की रैपिड रिवीजन देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ह्यूमैनिटीज का घर पर आ रहे हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, आप सभी टॉपर जरूर से बनेंगे। बहुत सारा प्यार। फिर से साइनिंग ऑफ गुरु भैया।